चलिए जय हिंद दोस्त, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह A1 अकेडमी पटना से, और अभी हम लोग हैं सब्जेक्टिव तरफ। आप लोग तमाम वीडियोस ऑब्जेक्टिव तरफ देखे होंगे और अभी मैं आपके सामने मौजूद हूं सब्जेक्टिव को लेकर के। हाँ चलिए, मैं भी हिंदी के चौथा चैप्टर में हूं और चौथा चैप्टर का मैं भी सब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाला हूं। आप लोग के मन में होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर सब्जेक्टिव नहीं है, तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, बस अपलोड करना बाकी है। किसी दिन फ्री रहेंगे तो वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आइए हिंदी गोधूली के चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया के आरब जिले में उत्तर प्रदेश में होता है। आरब के बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में होता है। हाँ 19 अगस्त हम बोले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं, एक नज़र उधर भी। आपका बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, इसलिए अब कुछ दिन पर रोज प्रतिदिन एक दो वीडियोज और कुछ साप्ताहिक वीडियो जो आएगा वो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा, और जो रेगुलर रहेगा वो रेगुलर आपका थ्योरी वाला रहेगा, थ्योरी पोर्शन रहेगा। आगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। दिखता हुआ देखिए, शांति के साथ पढ़िए, और इसका PDF आप लोग को, PDF के लिए कोई चार्जेबल नहीं है, बस ये वाला एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। A1 अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आपको निःशुल्क प्राप्त मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो डाउनलोड करने में तो ऊपर दिया गया एक नंबर पर आप मैसेज करेंगे, सिर्फ PDF लिख करके, तो आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। ठीक है, आप लोग सामने ध्यान दीजिएगा और हम इधर ध्यान देते हैं। थोड़ा छोटा कर दें क्या बोर्ड को, एक मिनट रुकिए। तो अब ठीक है, थोड़ा सा हमको खड़ा होने के लिए भी जगह पर्याप्त रहेगा। वीडियो ठीक बन रहा है? हाँ चलिए ठीक है, हम लोग इसको आगे बताते हैं। ठीक है, इनके देखिए हिंदी के कोई भी चैप्टर होगा, सभी के राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, जो भी लेखक हैं, और उस लेखक के चार को रचनाएं, एक आध दो उपन्यास, और माता पिता का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में ये तीनों पोर्शन जो है, तीनों सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट कम है, ये लैंग्वेज ज़्यादा है। लैंग्वेज, भाषा जिसको बोला जाता है, भाषा के तौर पे आप इसको पढ़ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के रूप में आपके पास मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, SST है जानकारी के लिए। बाकी तीनों जो है, तीनों क्या है, ये लैंग्वेज, एक भाषा के तौर पे ही आप इसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। कहीं कहीं संस्कृत नहीं भी है, कहीं कहीं संस्कृत है भी। हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में संस्कृत का मान्यता है, तो इसलिए संस्कृत चलते आ रही है। देखिए मनुष्य बार बार नाखूनों क्यों काटता है, आप लोग क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको बार बार रीडिंग करता हूँ। ठीक है, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहता है। सभ्य मतलब समझते हो, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, बढ़िया दिखाने के लिए प्रयासरत रहता है, मतलब प्रयत्न करते रहता है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। प्रारंभिक काल में मतलब पहले के समय में मनुष्य और पशु, यहाँ समझो, बाकी बुक बंद कर दीजिए, समझ लीजिए, है ना। क्वेश्चन आंसर का PDF हो रहेगा, प्रिंट करवा लीजिएगा। मानव एवं पशु एक समान थे, देख रहे हैं हम, आपको लिखना अपना कुछ नहीं, बस बंद करो, जैसे हो उसी पोजीशन में खाली बैठे रहो। एक समान थे मानव और पशु। नाखून अस्त्र हुआ करते थे उस समय, दोनों के पास, मानव के पास भी और पशु के पास भी। कुछ पशुओं के पास अभी भी यही अस्त्र के रूप में है, जो जंगली जो जानवर होते हैं, देखते हैं, अगर वो आपको अटैक करेंगे तो ये अटैक करेंगे, इसी से अटैक करेंगे वो आपको। आपके घर में जो बिल्ली उल्ली होती है, कभी आपको लोग अगर नोचा तो तुरंत स्क्रैच दे देता है आपकी बॉडी पर। पाया है किसी को हुआ है बिल्ली के साथ? कोई खड़ूस बिल्ली जब आएगी ना, तब देखना, जब आपके ऊपर कूदेगी तो वो ऐसे नाखूने के बल बूते कूदती ही है आपके ऊपर।
ठीक है, प्रयासरत रहता है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर हुई, पशु की नहीं, मानवीय, मानव का विकास जैसे जैसे अग्रसर हुई होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होते गया। स्टार्टिंग में पशु और मानव एक जैसा था, जैसा उसका रहन सहन था वैसा ही मनुष्य का भी था। जिस प्रकार उसका भोजन था उसी प्रकार मनुष्य का भी उसी प्रकार का भोजन था। लेकिन मनुष्य क्या किया कि अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया अपने आप में बदलाव लाते गया, कुछ ना कुछ चीज़ चेंजिंग। पहले ड्रेस व्रेस पेड़ पौधे के पत्ते ही थे, वही पे आदमी पहनता था, पेड़ पौधे पत्ते ढक लिए बदन में यहाँ वहाँ। फिर धीरे धीरे आया सूती का बोरा और इस टाइप से पहनना शुरू हुआ। और सूती का जो बोरा है वो अभी भी ट्रेंडिंग में है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी आपको बड़े बड़े मॉल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। उसका पैजामा वजामा बिकता है मार्केट में और काफ़ी महंगा बिकता है। और विदेश में तो ज़्यादा बिकता है, डॉलरों में बिकता है, जिसमें आप ऐसे पैर उर पोंछते हो अपने घरों में, जो सूती वाला बोरा होता है। भारत में उसका यूज उसी में किया जाता है, आलू प्याज रखने के लिए, और नहीं तो फिर घर में आ गया तो पैर पोंछने के लिए। लोग खरीद करके पैर पोंछने वाला अलग से नहीं लाता है, उसी को पैर पोंछने के लिए बना लेता है, नहीं ना। किसी किसी घर में है, मेरे ख्याल सभी के घर में होगा। अब कुछ लोग हाथ ऐसे भी नहीं उठाएंगे, सर बोलेंगे क्या हो जाता है, मेरे भी रूम पर रखा हुआ है एगो दूगो। ठीक है, देखिए मानवीय विकास की धारा अग्रसर हुई होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होते गया, मतलब कि उससे वो अलग होते गया। उसके अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। नवीनता मतलब कुछ न्यू पॉइंट, न्यू टर्म, कुछ न्यू चीज़ें अपने आप में चेंज करते गया। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता रहा। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। ठीक है, कहाँ है भाई, हाँ, इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु को भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता था। पशुओं से, जानवरों से अलग अपने आप को दिखाने के लिए नाखूनों को काट देता था ताकि हम उसे अच्छा दिखें, सुंदर दिखें। और अभी भी मनुष्य का वही चाल है जो आज से स्टार्टिंग में रहा है, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। अब सुंदर दिखाने के लिए मार्केट में नए नए मॉल खुल गए हैं, जिसका नाम ब्यूटी पार्लर होता है। तरह तरह मेकअप आ गए हैं, किट आ गए हैं, जो आप लोग के घर में रहते हैं, आप लोग को यूज करने के लिए होते हैं। लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि आप लोग चेहरे पर ज़्यादातर चेंजिंग वाला तुम लोग लगाते हो ना, मतलब कुछ भी क्रीम पाउडर उडर बार बार चाहे किसी दूसरे का ले लेना, चाहे उसका ले लेना, तो ये नहीं क्या कीजिए, अपना खरीदो, अपना लगाओ। चेहरा उससे ख़राब होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की लगा रही है, वो डायरेक्ट यहाँ पर पीच के लगा दी अपने गाल पे, और थोड़ा सा गाल कैसा है उसका नहीं है और आप उसका भी यूज कर रहे हैं, उसका भी यूज कर रहे हैं, तो ये श्रृंगार वाले जो वस्तुएं होती है अपना स्वयं का हो, ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे का यूज नहीं करना। श्रृंगार मतलब टोटल चीज़, कपड़ा लत्ता सब चीज़ अपना। ये नहीं कि किसी शादी वादी पार्टी में जा रहे हैं, लहंगा उसके पास है, मेरे पास वाला थोड़ा सा ख़राब है तो मांग ले लो, बहन एक दिन के दे दो, तो सब नहीं ठीक रहता है। आप लोग काम कर लेते हो बात अलग है, लेकिन अच्छा नहीं होता है। और कोई भी चीज़ यूज करो तो कोई एक ही कंपनी का यूज करो। शैम्पू यूज कर रहे हो, आप आदत डालो, बार बार ये नहीं कि घर में जो है सो यूज कर लीजिए, वो खत्म है तो कोई और मिल गया तो यूज कर लिए, नहीं, किसी भी एक चीज़ का। और आपके स्किन के लिए और चेहरे के लिए और आपके बालों के लिए सबसे अच्छा अगर कोई क्रीम पाउडर है तो एक नाम मैं बताता हूँ, जिसका मैं निरंतर प्रयोग करता हूँ। सप्ताह में 1 से 2 बार मैं प्रयोग कर लेता हूँ। आपका स्किन भी ग्लो करेगा, बाल भी बढ़िया रहेगा, और जो बाल झड़ने की बीमारी है वो भी दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्रीम पाउडर है वो मेरे पास, जो मैं यूज करता हूँ। मैं सिर्फ मैक्सिमम मैं संडे को ही यूज करता हूँ, जब मैं रिलैक्स होकर के नहाता हूँ तब, जल्दबाजी वाला मैं नहीं, जब छुट्टी उट्टी पर रहता हूँ, खासकर जब गाँव में रहता हूँ तब। और वो बहुत बढ़िया क्रीम पाउडर है, आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं। क्या बोलिए, मुल्तानी मिट्टी नाम है उसका, मार्केट में मिल जाएगा। उसका पाउडर भी आता है, उसका पाउडर साथ हल्का सा हल्दी मिला करके, हल्का सा नींबू मिला करके आप गाल पर लगा करके रात में सो जाइए 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए, और फिर धो लीजिए चेहरे को। टोटल चीज़ में, मतलब वो बालों में भी यूज कर सकते हैं, गालों पे भी यूज कर सकते हैं, चेहरों पे, बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब उसका पाउडर घोल बनाओ, हल्का सा उसमें दूध डाल दो, गाढ़ा दूध, तो और ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब वो आपके चेहरे पर और ज़्यादा ग्लो लाएगा।
बाकी मार्केट की तमाम क्रीम एक साइड और मुल्तानी मिट्टी का पाउडर एक साइड रहता है। हम बाल आपका कितने बार हम बल्ब से देख करते हैं, थोड़ा सा जाम जाम टाइप से जब दिखेगा तब कोई शैम्पू का याद नहीं आता है, फिर याद आता है मुल्तानी मिट्टी का ही। वो आपका बाल बिल्कुल फ्रेश कर देता है। जब नहा करके आप एक बार बाल पर हाथ डालोगे तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो दम है इसमें। आप कभी ट्राई कीजिए मुल्तानी मिट्टी को, नहाने से 10 मिनट पहले उसको कोई कटोरी वटोरी में उसको भिगो दीजिए। जब वो घोल बन जाए बढ़िया टाइप से, लगाइए बालों में पूरा बॉडी में लगा के 10 मिनट, जैसे कि आजकल कपड़ा वपड़ा धोते हो ना, पूरा बॉडी में लगा लो 10 मिनट पहले, बाल से ऊपर लेके नीचे आराम से फिर नहाओ। देखो कितना सॉफ्ट कर देगा, फालतू गंदगी सब डिस्टर्ब कर देगा। ये बात को वीडियो में से कट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया और जिस दिन वो पूछा उसी दिन से इन्होंने इस पर एक कहानी ही बना दी। नाखून काटने का मूल रूप है लड़कों के लिए अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, लफोगिरी कोई नहीं कहे। लड़के लोग को भी अपने आप को छपरी दिखाने के लिए वो लोग नाखून को बढ़ा लेती हैं ताकि एक पहचान बने मार्केट में, समाज में। हम तो बोल तो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो यह बात है जब उनकी बेटी ने ही उनसे क्वेश्चन किया कि पिताजी, बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन रहता है, ये कैसे होता है, पंखा कैसे चलता है, लाइट कैसे चलता है, क्यों जलता है, तमाम चीज़ें उनके मन में आती है और मन में आनी भी चाहिए, वही अच्छी बात है। हम नहीं चाहते हैं कि आप, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, मतलब कहाँ तक सही है कि नाखूनों के रूप में हम उसे प्रयोग में लाएं। कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था। और एक बात मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि यही एक निर्जीव चीज़ है आपके शरीर में जिसमें मतलब बढ़ता है, जिस समझो जिसमें जान होता है। अब वो जान अपने आप में नहीं होता है, आप काट के उसको अलग कर दीजिएगा तो जो टुकड़ा लगेगा वो थ्रू बढ़ेगा, वो आपके बॉडी में रहेगा नाखून तभी बढ़ेगा। बाल भी एक समय के बाद नाखून भी झड़ जाता है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं काटेगा तो खुद से नहीं टूटेगा, टूटता है फिर। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था क्योंकि आत्मरक्षा के लिए किने गया एवं भोजन हेतु नख यानी नाखून की महत्ता अधिक रहती थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए, प्रतिद्वंदी मतलब जो दुश्मन लोग होता है उसे लड़ाई करने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं हुआ करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्क संगत है, मतलब ये बात सही है उस समय के हिसाब से। अभी के समय में से इसको अस्त्र के रूप में प्रयोग करना तो ये तर्क संगत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। उत्तर, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अपने ही मतलब क्या होता है, स्वयं का अधीन रहना, नाम में ही है स्वाधीनता, स्वयं का मालिक स्वयं। अभी भी आप अपने आप में जिए, अपने आप को एंजॉय कीजिए। लाइफ में कभी कोई टेंशन नहीं, ना कोई सिर दर्द, ना पीठ दर्द, ना माथा दर्द, टेंशन मुक्त रहिएगा। मनुष्य को सिर दर्द, पीड़ा दर्द, ये सब तमाम चीज़ें तभी होती है जब वो लोगों से उम्मीद करता है। आपके पास लाख लोग होना जायज़ है, लेकिन लाखों लोगों से मतलब रखना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितनी भी नामकरण किए हैं उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का अर्थ बंधन अवश्य है। स्व मतलब क्या होता है, अपने लिए, जैसे कि स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता। स्वराज मतलब खुद की आज़ादी,
हमें वह राष्ट्र चाहिए, वह राज्य चाहिए जिसमें स्वयं का राज हो। अब स्वयं का राज कहने मतलब क्या समझोगे कि मोदी को हटा के हम प्रधानमंत्री बन जाएं? स्वयं का मतलब मेरी जाति हो, मेरे देश के लोग आगे हों, बाहरी के हम गुलामी नहीं करें। वरना आप जितना आप लोग अभी इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, उतना लाइफ को शायद आप लोग इंजॉय नहीं करते देश आजाद होने से पहले। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजता प्रवृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? समझिए, मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित हैं। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही है। सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक होता है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों का कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य की निहित पशु तत्व का प्रमाण होता है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता का निशानी है। मनुष्य के भीतर पशु तत्व है, पशु तत्व मतलब थोड़ा बहुत गुण पशु का भी है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। नाखून बढ़ाना मतलब जानवर का पहचान होता है, यानी कि आपके हाथों में अगर नाखून बढ़ रहा है तो आप अभी भी जानवरों की प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, एक बार दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर करो। चलिए ठीक है सन। नेक्स्ट, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? लेखक की दृष्टि से हाँ, किस बूढ़े की जिक्र करता है? बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े का प्रतीक स्वरूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो पार्श्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। हिंसा कहने मतलब है कि आप अभी समय में किसी मारपीट झगड़ा नहीं कीजिए। कोई आपको गाली भी दे तो आप भैया कह करके आगे बढ़ जाइए। कोई पत्थर भी मारे फिर भी आप आगे बढ़ जाइए। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए और लोभ से दूर रहने की सलाह दी गई है। गांधी जी का अभी के समय में कुछ लोग ये बात को फॉलो कर लेंगे, मोह नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। अब किसी को समझाओ कि क्रोध नहीं करना चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। किसी को बताओ कि हिंसा नहीं करना चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। वो कहेगा इंसान क्या कि हम हिंसा तब तक नहीं करेंगे जब तक सामने वाला हमसे नहीं करेगा। सामने वाला हम हिंसा करेगा तो हम गांधी जी नहीं हैं कि हम पर पत्थर मारेगा तो हम उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे। गांधी जी का एक बात था कि यदि आपको कोई पत्थर से मारता है तो आप उसके ऊपर फूल बरसाइए। आज के समय में ऐसा होगा? ये वो कोई पत्थर से मारेगा, बिहान उसको ऐसे मारेगा। कहानी गोल। चलिए शांत। उनमें से एक व्यक्ति हम भी हैं। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। मॉनिटर उसको इज्जत के साथ बाहर कर दीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन भारतीय चित्त जो आज तक का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता।
स्वयं के बंधनों से। विदेशों में भारत इसलिए नहीं फेमस है कि भारत है, चाहे भारत में भारत की आज़ादी है, इसलिए भी फेमस है कि भारत में भारतीय संस्कृति को लेकर के भारत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, भारत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और दूसरी बात यह है, शादीवादी पार्टियों में ऐसा एक दो साइट भी है, क्या विदेश से लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं अपने शादियों में, तो गेस्ट आपके संस्कृति को यहाँ देखने के लिए आएंगे और 40 से 50 रुपये पर आदमी यहाँ पर गिफ्ट के रूप में वो लोग दे कर जाते हैं, 40 से 50 रुपये। तो भारत के लोगों को जो अब रिश्तेदारों जिनको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओगे, वो कहेगा खाना ही बढ़िया नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप विदेशों से लोगों को बुला लो। 50 आदमी बुलाओगे ऐसे ही हो जाएगा 2-3 लाख रुपये, खाना का खर्चा निकल गया क्या। 50 आदमी तो अच्छा खासा हो जाएगा रे, एक आदमी दे रहा है यहाँ 40-50 के आसपास, 10 आदमी में आपका वहाँ हो जाएगा 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी भी है, विदेश के लोग बहुत सारे हैं जो ऐसे हैं जो भारत आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और आपको उसके पीछे कोई खर्च नहीं। और आजकल मेहमानों को अगर बुलाओ शादी वादी में, अगर कोई दिल्ली में है चाहे कलकत्ता में है, तो क्या कहेंगे, टिकट स्लीपर का दोनों साइड का अप डाउन का करवाइए, करवाना पड़ता है, खर्चा दीजिए, कपड़ा लता दीजिए, उसमें मुँह फुले दे गए 2000 का कपड़ा दे दिए। तो उससे अच्छा है कि विदेशों को गेस्ट को बुलाओ, वो लोग आएंगे आपकी शादी में, काम धाम सब हाथ बटाता है काम धाम, और 40 से 50 रुपये देकर जाता है, ज़्यादा नहीं 10 को बुलाओ ना। ठीक है, ऐसा एक साइट है, हम आपको भेज देंगे इंस्टाग्राम पर क्या व्हाट्सएप पर। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, एक समय में मनुष्य कोमल जंगली था, वह मन मानुष की तरह रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करता है। जैसा कि लेखक ने इसमें कहा कि अभी भी अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में भी अपने नाखूनों को बढ़ाता है तो वह जानवर का देन है, उसके आप जानवर उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये लेखक ने कहा है। आगे की ओर चल पड़ा है पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो, पशु की समानता तुम में भी अभी भी विद्यमान है। मतलब कहने की चाह रहा है कि उस समय का जो मानव था, जो पशुओं की तरह दिखता था, उसके बॉडी का पूरा ढांचा बदल चुका है, लेकिन नाखूनों की प्रवृत्ति और आपके दांतों का देन, आपके बालों का बढ़ना, ये उस समय से लेकर के अभी तक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सुई ले लो नाखून बढ़वे नहीं करेगा कि भाई इसको स्टॉप कर दो परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट। लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय क्या है स्पष्ट करें। और अभी के समय में बंदरिया किसे कहा जाता है ये आप भी अच्छे से जानते हैं। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बंदरिया जो पहले थी, उनका बच्चा अगर मर भी जाता था तो वो सीने से लगाए घूमती फिरती थी। तो वो बुद्धि अलग है, मनुष्य का बुद्धि अलग है। आपके शरीर में अगर जान नहीं है तो फिर आपको एक स्थान पे पहुंचाया जाता है। और हर समय हर वक्त मनुष्य एक नई खोज में ही रहता है। आप अभी आराम से सूत रहे हो, इंस्टाग्राम पर दिन बिता रहे हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को कोई और आरामदायक चीज़ देने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है। आज से 10 साल पहले इसका कोई गुण नहीं था, कोई सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का कोई डिजिटल बोर्ड होगा जिस पर टीचर पढ़ाएंगे, बच्चों को आसानी होगी पढ़ाने में। ये सिस्टम नहीं था पहले, इतना लिखना पड़ता।
टाइम लगता, क्लासेस लॉन्ग होती, सिलेबस लॉन्ग खत्म होता, सब आपके लिए। आप आराम से इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सब लोग समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, और लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो लोग फालतू खाली मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुराने शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यही आशा जागती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना, भविष्य में मनुष्यों के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य को पहले पूंछ भी हुआ करते थे, वो समय के अनुसार झड़ गया। तब कवि लेखक इसमें यह कहना चाहता है कि आने वाले समय में आपके नाखून भी एक समय ऐसा होगा जो झड़ जाएगा और मनुष्य पूर्ण रूपेण मानवता का रूप धारण कर लेगा, जो कि अभी नहीं किया है। लेखक कैसा मानना है? क्यों? क्योंकि पशुता का भी देन है, दांत पशुता का देन है। पशुता देन नहीं, पशुता का समय चलता आ रहा है प्राचीन काल से, नाखून भी। अब सोचो, जब आपके प्यारे प्यारे दांत झड़ जाएंगे, अब कैसे अन्न को खाएंगे, हम यही सोच रहे हैं। नेक्स्ट, अभिनीति जी वैसे ही हंसते हैं। सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? सफलता और चरितार्थता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मनोशास्त्रों से, संचयन से तथा ब्रह्मा उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव देने में है। मनुष्य में एक ऑप्शन होता है त्याग करना। जिस भी व्यक्ति के पास किसी भी चीज की पानी की इच्छा वह होनी चाहिए जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण हो, वह गुण वो होना चाहिए। बाकी आलतू फालतू चीजों का त्याग कर देना समय के अनुसार बहुत ही अच्छा होता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता को लाना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर, मनुष्यता की ओर क्या है, स्पष्ट करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? दो क्वेश्चन इसमें पूछता है कि लेखक मनुष्य अभी वर्तमान में किस ओर अग्रसर है, पशुओं की ओर अभी भी अग्रसर है या मनुष्यता की ओर अग्रसर है। देखो, मॉर्निंग क्लासेस में अगर आप लोग को नींद आता है तो उसका एक बेहतरीन उपाय है कि आप नहा करके आइए। और नहाने का मतलब अभी ठंडा में ये नहीं है कि एक दो मग्गा लिए हो गया स्नान। टंकी खोल के तब तक बैठल रहो जब तक कि आपका दिमाग अंदर से ठंडा नहीं हो जाए, शांत। लेखक के प्रश्न में अंतद्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य अभी जो है, लेखक ये कहना चाह रहा है कि इतने बदलाव होने के बावजूद भी मनुष्य अभी भी मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है बल्कि पशुता की ओर बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है? देखिए, मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है।
पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों का होर आगे लेकर बढ़ाते हैं। यानी कि आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं तो आप पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर भी छूटते ही सेंध पर हाजिर। व्याख्या करें। मतलब कि काट दीजिए, वो चुपचाप दंड आपके सह लेंगे। क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून से लिया गया है, जिसके शीर्षक उद्वत हैं। यहाँ हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया। थोड़ा पानी पिलाओ। निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून के बढ़ने, बढ़ाने और कटने काटने को लाक्षणिक शब्द शक्ति में बांधने का पूरा कितने गया बढ़ने और बढ़ाने काटने को लाक्षणिक शब्द का शक्ति में बांधने का पूरा प्रयत्न किया। इनका कहना है कि नाखून काट दीजिए तो फिर तीसरे दिन चौथे दिन बढ़ जाते हैं। ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई निर्लज अपराधी हो, लेकिन जिस प्रकार दंड से के छूटने के बाद वह अपराधी फिर अपराध कर बैठता, उसी प्रकार ये नाखून फिर अपने स्थान पर जम जाते हैं। लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्विक वृत्ति की ओर संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटने रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। मतलब इसमें नाखूनों के बारे में कहा है कि आप हमें काट दीजिए, हम फिर भी दंड स्वीकार कर लेते हैं। मेरा काम बढ़ना है, आपका काम काटना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीडिंग कीजिए आप लोग। आज संडे था। मेरा रुमाल वहां रखने योग्य है। कम बखत नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, क्या व्याख्या करें? ठीक है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ाना पार्श्विक प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। नाखून का बढ़ना पशुओं का प्रवृत्तिक है और मनुष्य का उसको बार बार काटना मनुष्यता है। ठीक है। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक का रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह इस पर इसीलिए लेखक नहीं कहा है कि मनुष्य अभी भी पशुओं की ओर बढ़ रहा है। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान में परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है। सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर है। दिनों दिन पार्श्विक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पार्श्विक प्रवृत्ति का लक्षण ज्यों ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है। पार्श्विक यानी पशुओं का लक्षण। इसीलिए यदि आप अभी भी अपने नाखूनों को बचा रहे हो, नहीं काट रहे हो, तो आप में पशुओं का लक्षण है। लेखक ने साफ साफ कहा है कि आप में जानवरों का गुण है, जानवरों का वो है
छपरा छपरी का बात किया गया है। यह आशावादी विचारधारा के लेखक को एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायक होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेशन का और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। हाय याद तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये बात कौन कहता है? लेखक कहता है कि जब मैं शालिनी के नाखूनों को देखता हूं तो मैं निराश हो जाता हूं। आखिर शालिनी के नाखून इतने लंबे लंबे हो कैसे जाते हैं? क्योंकि शालिनी को बढ़ाना पसंद है, उसे पशुओं का लक्षण पसंद है। इसी प्रकार कोमल भी उसका सपोर्ट करती है। ठीक है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित। देखो क्वेश्चन को लिखो ना, तो ये वाला लाइन को जरूर लिखना, तुम लोग इसको याद कर लेना, इसको हर एक में डाल देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कॉपी मतलब जो भी एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि बच्चे ने कितनी गंभीर पढ़ाई की है और इसको पूरा पता है कि कहाँ से लिया गया है। कितना अच्छा लगता है जब इसको देखो पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध के नाखून क्यों बढ़ते हैं अध्याय के शीर्षक से उद्गृत है। इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़े जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घटित करते हैं। अब ये क्यों प्रश्न हुआ है ना, रुक कभी। प्रस्तुत व्याख्या अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रभावित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। रुकिए। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता। उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून की बढ़ाना पार्श्विक प्रवृत्ति है तो मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति को भी अभी भी अंग लगाए हुए हैं। लेखक यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी सभ्य युग में भी मनुष्य का बर्बरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड पार्श्विक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट देना वह मरना ही नहीं चाहती। क्या आप पशुता के लक्षण को अगर छोड़ने की चाहिएगा तो आप छोड़ ही नहीं पाइएगा, ऐसा मतलब कि लेखक का मानना है। ठीक है। अब जब इसे ही मनुष्य में पैदा लियो तो नाखून तो रहना जायज है, लेकिन उसको बढ़ाना जायज नहीं होता है। ठीक है, शांति से देखो। इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूं आप लोग को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म होता है, कब होता है जन्म बताओ? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। ठीक है। अगर मृत्यु की हम इसमें बात करें तो इनका मृत्यु कब होता है? 19 मई। ये आपका बलिया यूपी में होता है इनका जन्म, और ये निधन इनका दिल्ली में हो जाता है। ठीक है। और कुछ बात इसमें मैं बताता हूं आप लोग को, एक मिनट। इनका मूल नाम जो था बैजनाथ द्विवेदी था। मूल नाम जो था, कभी पूछ देता है तो बैजनाथ द्विवेदी था। ठीक है। बलिया जिला उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इसमें है पंडित अनमोल द्विवेदी। माता क्या नाम है?
ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिषमती देवी है, ज्योतिषमती ही है, ठीक है। और ये मतलब कि 4-5 तमाम कॉलेजों के, सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिनमें से निम्न है काशी विश्वविद्यालय। इनके उपन्यास अगर मैं लिख दूं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे आपसे, तो बाणभट्ट, इसको बेटा लिख लेना, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ में डलाया नहीं था, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। और चारु चंद्रलेख, चारु चंद्रलेख, अमानदास, अमानदास का पोथा आदि, ठीक है। अगर हम हल्का सा आगे बढ़े, नेक्स्ट निबंध है, इसमें जहां से लिख रहे हैं वहां से लिखो। निबंध है इसमें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल। अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल और नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। बसंत आ गया, बसंत आ गया, ठीक है। और बाकी संपादन आलोचना आपके बुक में है। पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था 1957 ईस्वी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में, टैगोर पुरस्कार 1966 ईस्वी में। ये तीनों पुरस्कार जरूर याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। पुरस्कार जो इन्हें मिला गया था, पद्म भूषण पुरस्कार 1957, एक मिनट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में, टैगोर पुरस्कार 1966 ईस्वी में। पद्म भूषण पुरस्कार 1957 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1923 ईस्वी में, टैगोर पुरस्कार 1966 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद जो वो लिखवाए थे उसको भी लिख लीजिएगा, और एक आधे को कुछ होगा उसमें से, बुक में से आप लोग देख लीजिएगा। देखें बुक, एक मिनट बुक देखें फास्ट नाउ। अच्छा कर दी। इवनिंग में, इवनिंग ऑफ है ना। कल बर्निका का चौथा चैप्टर ऑब्जेक्टिव, शाम में 6 बजे लाइव, मंडे को, याद से रहिएगा। संडे इवनिंग ऑफ है। बर्निका, पहला बर्निका ही टच होता है। बर्निका का जो चौथा चैप्टर है वो हम बर्निका ही बोले हैं। अब लास्ट वाला वीडियो में चल जाइएगा, आपदा वाला में, उसमें देखिएगा जो लिखा हुआ है, बर्निका ही लिखेंगे, गोधुली नहीं लिख सकते, गोधुली बाद में लिखते हैं, ठीक है। आज इस सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप लोग अपना एंजॉय कीजिए और रखते रहिए, ठीक है। हम लोग आज इस सेशन को यहीं पर रखते हैं।
धन्यवाद।